नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी की उत्पत्ति एवं उसके विकास क्रम के बारे में। हिंदी की उत्पत्ति को समझने के लिए सर्वप्रथम भाषा की उत्पत्ति को समझना अति आवश्यक है। संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष का अर्थ होता है कहना। क्या कहना? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही भाषा है। चूँकि हिंदी भी एक भाषा है, इसलिए हिंदी के माध्यम से भी हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं या प्रकट करते हैं। अब जानते हैं कि हिंदी और फ़ारसी भाषा का आपस में क्या संबंध है। फ़ारसी भाषा जो कि फ़ारस के लोगों के द्वारा बोली जाती थी, अर्थात ईरानियों के द्वारा बोली जाती थी। प्राचीन काल में ईरानी हमारे देश में व्यापार के लिए आया करते थे, परंतु जब उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया तो वे सिंधु नदी के रास्ते हमारे देश में प्रविष्ट हुए। उनके उच्चारण दोष के कारण वे सा को हा में उच्चारित करते थे और धा को दा में उच्चारित करते थे। आइए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे सिंधु का सा है, उसको वो सा को हा उच्चारित करते थे और धा को दा उच्चारित करते थे। अतः उन्होंने सिंधु का परिवर्तन हिंदू में कर दिया और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग सिंधी भाषा बोला करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधी का परिवर्तन हिंदी में कर दिया। इस प्रकार से हमें हिंदी शब्द प्राप्त हुआ और ये थी हमारी हिंदी की उत्पत्ति की कहानी। आइए इसके उपरांत हम जानते हैं हिंदी के विकास क्रम के बारे में। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। यदि हम हिंदी के विकास क्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जानना ये आवश्यक है कि संस्कृत और हिंदी भाषा आपस में कैसे संबंधित हैं। यदि संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत हिंदी भाषा की जननी कहलाती है, या यूँ कहें कि हिंदी भाषा संस्कृत की आत्मजा या पुत्री के रूप में जानी जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत को दो भागों में विभक्त किया गया। पहला वैदिक संस्कृत, जिसे हम देववाणी के रूप में जानते हैं, और दूसरा लौकिक संस्कृत, जिसे हम ब्राह्मण संस्कृत या उत्तर संस्कृत के रूप में जानते हैं। आइए जानते हैं वैदिक संस्कृत के बारे में। वैदिक संस्कृत के यदि समय की बात की जाए तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय बताया जाता है। अब ये ईस्वी पूर्व क्या है? ईस्वी पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। वैदिक संस्कृत की यदि बात की जाए तो इसमें 4 वेदों, 18 पुराणों, 108 उपनिषदों और 6 वेदांतों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। इसी श्रृंखला में हम जानते हैं लौकिक संस्कृत के विषय में। यदि लौकिक संस्कृत के समय की बात की जाए तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का समय बताया जाता है। जिस प्रकार से वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, उसी तरह से लौकिक संस्कृत में भी कई ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें से प्रमुख हैं पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। यहाँ पर मुझे कुछ ही स्मरित थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। आइए इसी श्रृंखला में जानते हैं हिंदी के विकास क्रम की ओर बढ़ते हुए कि उसके उपरांत पाली भाषा का उद्भव हुआ। यदि पाली भाषा की बात की जाए तो ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक इसका समय बताया जाता है। पाली भाषा को देश की प्रथम भाषा के रूप में भी जाना जाता है, चूँकि लौकिक संस्कृत जो है वो विद्वानों, ब्राह्मणों और पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानी जाती थी, परंतु जो अशिक्षित वर्ग के लोग थे या अन्य लोग थे, उनकी अपनी कोई भाषा नहीं थी। इस कारण पाली भाषा जो है वो उभर कर सामने आई। पाली भाषा के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपना अथक प्रयास किया। बताया जाता है कि पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, परंतु जब पाली भाषा का लोप होने लगा तो प्राकृत भाषा उभर कर सामने आई। यदि इसके समय की बात की जाए तो प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत भाषा का बताया जाता है। प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु
जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने अथक प्रयास किए और इसे विकास की ओर ले गए। उसके उपरांत आया हमारा अपभ्रंश। यदि अपभ्रंश के समय की बात की जाए तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक के समय को अपभ्रंश का समय बताया जाता है। अब ये अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का अर्थ होता है हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप, गर्त में जाती हुई हिंदी या पतन की ओर जाती हुई हिंदी। इसके उपरांत हम जानते हैं अवहट्ट के बारे में। यदि अपभ्रंश और अवहट्ट की बात की जाए तो दोनों एक ही चीज़ हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हिंदी के अपभ्रंश का परिवर्ती रूप ही अवहट्ट कहलाता है। उसके उपरांत हमें प्राप्त हुई शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित हिंदी, जिसके समय की यदि बात की जाए तो 1100 ईस्वी पूर्व से अब तक अर्थात वर्तमान में भी इसका प्रचलन है। इसे हम पश्चिमी हिंदी के रूप में भी जानते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस हिंदी को हम खड़ी बोली के रूप में भी जानते हैं। यदि इसकी लिपि की बात की जाए तो देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।